हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के बारे में, जो कि सामान्य ज्ञान से लगभग मंडी इंस्पेक्टर एग्जाम में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, जिनमें संविधान, इतिहास और इकोनॉमिक्स और भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को हम इसमें देखेंगे कि सीजी व्यापम द्वारा प्रीवियस ईयर्स में जो परीक्षाएँ ली गई थी उनके द्वारा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो CGPS द्वारा जो प्रीवियस ईयर्स में जो एग्ज़ाम लिए गए थे उन सभी क्वेश्चनों को इसमें हम देखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा इसी प्रकार से मनोबल आप लोग बढ़ाते रहें और हम इसी प्रकार से आप सभी के लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे और आप अंत तक बने रहिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को समावेश किया गया है। तो देखते हैं किस प्रकार के सामान्य ज्ञान के जनरल नॉलेज से क्वेश्चन है। पहला यह क्वेश्चन है कि जनगणना से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर एग्जाम में, और इससे हमें इस टॉपिक को अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए। पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है। तो इसमें आपको बताना है कि साक्षरता का प्रतिशत सबसे कहाँ कम है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार। जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षर जो राज्य है वह केरल राज्य है, ठीक है। और सबसे कम साक्षर जिला की अगर हम राज्य की बात करें तो वो क्या है, बिहार राज्य है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार से लौह इस्पात संयंत्र से भी क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि भद्रावती में स्थित है। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना भद्रावती में स्थित है। और विश्वेश्वरैया एक महान इंजीनियर थे और उनके ही नाम पर यह लौह इस्पात संयंत्र का नाम रखा गया है, जो कि भद्रावती नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आणविक ऊर्जा बोर्ड का स्टेट नहीं है, ठीक है, स्टेट नहीं है। तो इसका राइट आंसर तीसरा का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जादूगोड़ा, ठीक है। जादूगोड़ा जो है वे आणविक ऊर्जा बोर्ड का स्टेट नहीं है, जबकि रावत भाटा, कल्पकम तथा नरोरा जो है वह आणविक ऊर्जा बोर्ड का स्टेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस विधेयक या प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से विधानसभा पारित होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है। इसका यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि विधान परिषद के उत्साधन के लिए प्रस्ताव, विधान परिषद के सृजन के लिए प्रस्ताव, संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए और शासकीय विधेयक के लिए। तो संविधान से इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस विधेयक या प्रस्ताव को 2/3 बहुमत चाहिए विधानसभा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अर्थात 1 और 2 के लिए, यानी 2/3 बहुमत के लिए क्या है, विधान परिषद के उत्साधन के लिए प्रस्ताव और सृजन के लिए। उत्साधन का मतलब होता है उन्हें क्या करना, भंग करना, और सृजन मतलब निर्माण करना। यदि किसी भी विधानसभा में, यदि विधान जो सभा है या विधानमंडल है उसमें विधान परिषद का यदि सृजन करना हो तो 2/3 बहुमत होना चाहिए, और यदि विधान परिषद के उत्साधन के लिए प्रस्ताव हो तो भी 2/3 बहुमत होना चाहिए। जबकि संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्य से अधिक राज्य की सहमति आवश्यक होता है, और शासकीय विधेयक में तो साधारण बहुमत द्वारा ही होता है। तो इसी प्रकार से हम देख लिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि यदि एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने पर विधान परिषद भेजा जाए और इस बीच विधानसभा विघटित हो जाए तब क्या होगा। इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। इसमें आप बता सकते हैं यदि विधेयक को आपने अच्छे से पढ़ा हो। 5वां किसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। विधेयक क्या हो जाएगा, व्यपगत हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि यदि एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने पर विधानसभा परिषद भेजा जाए और इसी बीच विधानसभा क्या हो गया, विघटित हो गया, यानी कि विधानसभा ने उसे पारित किया था लेकिन उसी समय उसका विघटन हो जाता है, जबकि विधान परिषद द्वारा वह पारित नहीं हुआ था, तो विधेयक व्यपगत हो जाएगा, यानी कि उस पर विचार अब नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा कथन इसमें सही है आपको बताना है। 6 क्वेश्चन में राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, राष्ट्रपति सदन का सत्र अवसान कर सकता है, राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है। सही कथन इसमें चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा छठा का सी नंबर, यानी कि 1, 2, 3। यानी जो राष्ट्रपति का कार्य होता है वह सत्र आहूत करना। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है यदि ऐसा
उन्हें आभास हो जाए कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता है वह अपने विश्वास को नहीं प्राप्त कर रहा है, राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है, यानी कि सदन की समाप्ति की घोषणा कर सकता है। यह जो है राष्ट्रपति का कार्य होता है और राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है। स्थगित करने का कार्य लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्य होता है। तो ये क्या है, कथन गलत है। यहाँ पर 1, 2 और 3 कथन सही है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि अनुच्छेद 12 में निम्नलिखित में से कौन से राज्य की परिभाषा में शामिल किए गए हैं। तो 7 का इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है भारत सरकार, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय। तो इस प्रकार से आपको दिए गए हैं। यदि आपने अच्छे से इसका पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं। 7वां का राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कि 1, 2 और 4 और 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 और 5। 1, 2 का मतलब यह भारत सरकार है। राज्य का अर्थ यहाँ पर जो है परिभाषित है जो 12 में, उसका अर्थ भारत सरकार है और संसद है, सर्वोच्च न्यायालय उसमें नहीं होता है। ठीक है। चौथा है यानी कि राज्य सरकार उसमें सम्मिलित है और राज्य विधानमंडल है, यानी उच्च न्यायालय भी नहीं है। तो इसमें आप देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 12 में सम्मिलित नहीं है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल ये सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट यहाँ पर संविधान से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 300A में निम्नलिखित में से क्या प्रावधानित है। हमारे साथ इस टेस्ट को आप देते चलें और आपने कितना नंबर प्राप्त किया है वही हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए आप हमें सुझाव भी कुछ दे सकते हैं, हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान का अनुच्छेद 300A में निम्नलिखित में से क्या प्रावधानित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 8वां के इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार से सुरक्षित उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है। इसमें आपको बताना है मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर आपत्ति व्यक्त करना, किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संदर्भित करना और मंत्रिपरिषद को भंग करना। तो इसका राइट आंसर इसमें हम बता रहे हैं आपको, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दिया गया है। तो 9वां का इसका राइट आंसर ये नंबर होगा, यानी कि मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहना ये जो है राज्यपाल के शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर आपत्ति व्यक्त करना जो होता है वह राज्यपाल का कार्य होता है और किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संदर्भित करना यह भी राज्यपाल का कार्य होता है और मंत्रिपरिषद को भंग करना यदि वह विश्वास मत प्राप्त नहीं करता है तो यह राज्यपाल के कार्य के अंतर्गत उनके शक्ति में आता है। लेकिन मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहना यह राज्यपाल का शक्ति नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में क्या था। तो इसका राइट आंसर सभी लोग जानते होंगे। 10वां किसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि तीसरा स्थान पूरे विश्व में प्राप्त किया था। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम निर्धारित करने के लिए वर्ष 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो था उस समय जो क्रम था वह तीसरा स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्ष 2017-18 के चतुर्थ त्रैमासिक के लिए स्थिर कीमतों पर क्या आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है। तो 2017-18 में इस प्रकार के करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी वर्तमान में जब मंडी इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें इसी प्रकार के करंट अफेयर्स पूछे जाने की संभावना है। आप इससे भी अपने समझ सकते हैं कि इस प्रकार के सिलेबस को हमें कवर करना है। तो 11वां के इसका राइट आंसर उस समय की स्थिति से यहाँ पर बी नंबर होगा, 7.7% था। भारत में वर्ष 2017-18 के लिए स्थिर कीमतों पर क्या विशुद्ध प्रति व्यक्ति अनुमानित की गई थी। तो 12वां के इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कि 86,660 रुपये अनुमानित किया गया था। वर्ष 2017-18 में भारत के सकल मूल्य वर्धित में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है। तो इकोनॉमिक्स से इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छे से देखेंगे। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी कि 55.2% जो था 2017-18 में भारत के सकल मूल्य वर्धित सेवा क्षेत्र का योगदान था। भारत के प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना कब लागू किया था। इस प्रकार के चीज़ें भी पूछी जाती हैं जो भी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण रूप से योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उज्ज्वला योजना जो था वह मई 2016 को प्रारंभ किया गया था। भारत में 16 जनवरी 2018 तक सौभाग्य योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में विद्युतीकरण हो चुका है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 78%, इसमें अभी छूट गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 78% उस समय हुआ था। तो इस प्रकार के करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वह रोग जो वर्तमान समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु का कारण है। तो इसमें 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि तपेदिक। तपेदिक से सर्वाधिक मौतें जो हो रही हैं वह वर्तमान में सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। इसमें आपको बताना है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है।
सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है, सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु है, सबसे हल्की धातु है। तो इसमें सुमिलित नहीं आपको बताना है, चालक तो है, सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है। तो 17 का इसका बी नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक धातु जो है लोहा नहीं पाया जाता है, ये गलत है। जबकि विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी है, सर्वाधिक जो है आघातवर्धनीय धातु सोना है और सबसे हल्की धातु लिथियम को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। वाष्पन, ऊर्ध्वपातन और हिमन। ऊर्ध्वपातन को आप लोग समझते होंगे कि ठोस जो होता है उससे सीधे गैस में परिवर्तन की बारे में हम जान सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का, आपको देख सकते हैं 18 का इसका राइट आंसर है ए नंबर। ए का आपका देखिए, वाष्पन की क्रिया जो होती है गैस से द्रव का बनना, जो कि वाष्प कहलाता है। इस प्रकार की चीज़ें हैं कि आप समझ सकते हैं कि वाष्पन की जो क्रिया होती है वह गैस से द्रव को बनना होता है। ऊर्ध्वपातन की जो क्रिया होती है वह ठोस से सीधे गैस का बनना होता है। और हीमन की जो क्रिया होती है वह आपका द्रव से ठोस का बनना, फ्रीजिंग या हीमन कहलाता है। और गलन जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, डी इसका 4 हो जाएगा, यानी कि ठोस से द्रव को जो होता है उसे गलना कहते हैं या गलन मेल्टिंग कहलाता है। संघनन का मतलब यह होता है कि द्रव का गैस में परिवर्तित होना, गैस का द्रव में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। ई का इसका 2 नंबर होगा, आप लोग इसे याद रखेंगे। और ए का 1 हो जाएगा, ए का 1 होगा, यानी वाष्पन का क्या होता है, द्रव से गैस में बनने की क्रिया को वाष्पन कहा जाता है। वाष्पन की क्रिया का वह अर्थ है जैसे कि द्रव्य से गैस बनेगा, जबकि संघनन में क्या होता है, गैस से द्रव्य बनता है। ऊर्ध्वपातन में ठोस से सीधे गैस बनता है। और हीमन में आप समझ सकते हैं कि बर्फ़ से पानी जो होता है उस प्रकार से द्रव्य से ठोस बनना। और गलन में होता है ठोस से द्रव, यानी कि बर्फ़ का पिघलना। इस प्रकार के उदाहरण से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 19 का इसका राइट आंसर आपको बताना है कि अवरक्त किरण यानी कि इंफ्रारेड, पैराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट, रेडियो तरंगे, रेडियो वेव और सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव है। इसके अंतर्गत विद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 19 का इसका राइट आंसर बी नंबर राइट होगा। यानी कि सबसे पहले यदि हम बात करेंगे, घटते क्रम का मतलब यह होता है कि सबसे जो ऊंचे क्रम से हम नीचे की ओर बढ़ेंगे। यानी कि सबसे अगर हम बात करें चुंबकीय विकिरण की, तो सबसे अधिक किरण जो होता है पैराबैंगनी किरणों में होता है, उसके बाद अवरक्त किरणों में होता है, उसके बाद आपका सूक्ष्म तरंगे होते हैं, और सबसे कम जो आपका है ऊर्जा घनत्व, उसका जो ऊर्जा के घटते क्रम का बात करें तो रेडियो तरंगे आएगा। तो इस प्रकार से आप इसे अवरक्त, पैराबैंगनी, रेडियो तरंगे और सूक्ष्म तरंगों से क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। मानव किडनी पथरी में उपस्थित मुख्य रासायनिक यौगिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम जो है ऑक्सलेट। इसका सी नंबर राइट होगा, 20वां का सी नंबर। कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है उसकी उपस्थिति के कारण मानव में किडनी पथरी हो जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य रूप से प्रयुक्त प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर मुद्रित रहता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। 21 का राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कि 6500 कैलोरी जो होता है प्रदीप्त जो उनका ट्यूबलाइट का होता है वह कितना होता है, 6500 केल्विन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो इसमें बताना है कि जो है पुनर्जन्म का सिद्धांत किस उपनिषद में किया गया है। तो इसका राइट आंसर 22 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद में जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत को बताया गया है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सूची 1 भक्ति संत को सूची 2 दर्शन से सम्मिलित कीजिए। यह सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करिए। तो इस प्रकार से भक्ति संतों के बारे में हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य और बल्भाचार्य, ये 4 जो आचार्य दिए गए हैं उनको मिलाना है इस प्रकार के धर्म से। तो यहाँ पर हम इसका राइट आंसर आपको बता रहे हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। यानी कि रामानुजाचार्य जो हैं विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, जबकि माधवाचार्य जो हैं वह द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। निम्बकाचार्य जो हैं द्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, और वल्लभाचार्य जो हैं शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। आप इसको अच्छे से याद कर लें। हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन निश्चित रूप से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसी प्रकार से शंकराचार्य के बारे में पूछा गया कई एग्जामों में। तो शंकराचार्य के जो थे अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैतवाद और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के रूप में हम इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस कला शैलियों में यक्षिणियों, योगिनियों और अप्सराओं की नारी मूर्तियों का उकेरा गया था।
तो 24 का इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि मथुरा शैली में। मथुरा शैली में जो है अप्सराओं के, ठीक है, जो है किस यक्षणियों का, योगिनियों का और अप्सराओं के नारी मूर्ति के रूप में ऊपर गया था, तो उसका क्या था, मथुरा शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, मथुरा शैली में जो है यक्षणियों को, योगिनियों को और अप्सराओं की नारी मूर्तियाँ उकेरा गया था, या वहाँ पर आपका कलाकृति की गई है। कौन सी शैली, तो मथुरा शैली। तो इस प्रकार से शैली से भी एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारतीय चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव परिलक्षित हुआ? यूरोपीय प्रभाव परिलक्षित हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के काल में। तो यह महत्वपूर्ण रूप से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कलहट की राजतरंगिणी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस लेखक ने एक अन्य राजतरंगिणी की रचना की है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 का डी नंबर, यानी कि जोन राज ने। जोन राज ने क्या है, कलहट की राजतरंगिणी के अतिरिक्त एक और राजतरंगिणी का रचना किया है, तो उनका नाम है जोन राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालंधर के बयाजिद अंसारी ने सूफीवाद के निम्नलिखित में से किस पंथ की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोशनिया। रोशनिया जो है, रोशनिया, ठीक है। जालंधर के बयाजिद अंसारी ने सूफीवाद के निम्नलिखित में से किस पंथ की स्थापना की थी? तो रोशनिया पंथ की स्थापना की थी। 2018 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए निम्न में से किसका चयन किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 का सी नंबर, यानी कि भरत वाटनी और सोनम वांगची। तो इस प्रकार से जो भी पुरस्कार वर्तमान में मिल रहे हैं उन सभी पुरस्कारों को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। वैश्विक पवन ऊर्जा शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी में। वैश्विक पवन ऊर्जा शिखर का सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ होगा? जर्मनी में। निम्नलिखित में से हबल क्या है? हबल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हबल एक क्या है, दूरबीन है। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का सी नंबर, यानी मॉरिशस में आयोजित किया गया 11वां। वर्तमान में अभी नेक्स्ट चलेंगे, यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फीफा विश्व कप 2018 के संदर्भ में इस प्रकार से पूछे गए थे, वर्तमान में खिलाड़ियों से पूछे जाएंगे। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम नहीं देखते हैं जो करंट अफेयर्स से आए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गलत कथन को पहचानिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 में। आपको बताना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परछाई के लिए उत्तरदायी है। हरित गृह प्रभाव, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक अवरक्त विकिरण को पहुंचने नहीं देता। आत्म वर्षा का मुख्य कारण नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। गलत कथन को पहचानना है तो 34 का इसका सी नंबर राइट होगा कि ओजोन जो होता है वो सूर्य से पृथ्वी तक अवरक्त विकिरण को पहुंचने नहीं देता। ये गलत बात है, क्योंकि वह परावैंगनी किरणों को रोकता है, अवरक्त किरणों को नहीं रोकता है। अवरक्त किरणों में धूप होती है जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु को देख सकते हैं या किसी वस्तु को हम सुखा सकते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल से ऊंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से घटता क्रम आपको बताना है। तो स्ट्रोस्फीयर है, ट्रोसोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है और थर्मोस्फीयर है। तो 35 का इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि थर्मोस्फीयर सबसे ऊंचाई के संबंध में कथन का घटता क्रम। तो सबसे यदि हम बात करें, थर्मोस्फीयर सबसे ऊंचा स्थान पर है। दूसरा स्थान मेसोस्फीयर का है। पहला स्थान जो है स्ट्रेटोस्फीयर है। ट्रोपोस्फीयर मतलब होता है दूसरा स्थान जो कि सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, निम्नलिखित बहुल लोकों के मध्य कौन सा एक जैव क्षय है? तो 36 का इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कि टेरिलिन एक क्या है, जैव क्षय है। मुख्य प्रदूषक फ्लाई एश को उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी नंबर, यानी कि थर्मल पावर प्लांट जो है मुख्य प्रदूषक फ्लाई एश का उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा जल के पीएच का ह्रास होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी नंबर, यानी कि थर्मल पावर प्लांट। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट जो है मुख्य प्रदूषक फ्लाई एश का जो है उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा जल के पीएच का ह्रास होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ये नंबर, यानी कि 3.5 से 5.6 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.5 से 5.6 के बीच जो ह्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा भारत का जैव विविधता एक्ट पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का सी नंबर, यानी कि वर्ष 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। रानी रुद्रम्बा देवी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काकतीय राजवंश से संबंधित थी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 में राजवंश है, सूची 2 में मध्यकाल के राजपूताना के राज्य के सुमिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कोड की सहायता से
सही उत्तर का चयन करना है तो 42 का इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा गहलोत जो थे वह मेवाड़ से संबंधित हैं, और इसके राठौर जो थे मारवाड़ से संबंधित है, कछवाहा जो थे वह आमनेर से संबंधित हैं, और भाटी जो थे आपके जैसलमेर से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से राजवंश और मध्यकाल के राजपूताना के राजवंश से सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुंदेलखंड में 1842 से 44 के बुंदेला विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो 43 का इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी मधुकर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में इलाहाबाद में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? 44 का राइट आंसर बी नंबर होगा, अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1946-47 के अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल निम्नलिखित में से किस विभाग में मंत्री थे? तो उनका राइट आंसर हो जाएगा गृह विभाग में मंत्री थे और प्रथम उप मंत्री भी थे। 45 का सी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दारा शिवालिक श्रेणी से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का ए नंबर, यानी कि माना दारा जो है वह शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 में नदी के नाम और उद्गम दिया हुआ है, आपको इस सूची को सम्मिलित करना है। गोदावरी नदी कहाँ से मिलती है? तो 47 का इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कि गोदावरी नदी का उद्गम जो है त्रंबक नामक पहाड़ी से हुआ है। कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो महाबलेश्वर से हुआ है। कावेरी नदी का जो उद्गम है वह आपका कुर्ग से हुआ है, और माही नदी का उद्गम मेहनद झील से हुआ है। इसी प्रकार के हमारे नए नए वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और कैपिटल में आप MK नॉलेज ग्रुप अगर सर्च करते हैं तो आपको निश्चित रूप से वहाँ पर जो है टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा, और वहाँ पर ज्वाइनिंग हो सकते हैं। और इसी प्रकार की नए नए सूचना के लिए, करंट अफेयर्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, और इसी प्रकार के शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।